नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा टावर चौक स्थित एक लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें झारखंड कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पत्रकारों से वार्तालाप की, जहां उन्होंने दावा करते हुए ये बताया कि अब तक झारखंड में 12 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और सभी सीटों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसके साथ ही संथाल परगना के 3 सीटों पर 1 जून को मतदान है और इन तीनों लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। आगे उन्होंने पत्रकारों को यह भी बताया कि झारखंड में बीजेपी के 12 सांसद हैं। इन लोगों ने कभी भी झारखंड की जनता के लिए विकास का कोई भी काम नहीं किया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा का चुनाव, इसका 6 चरण समाप्त हो चुका है और 7वां और अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है। उसमें झारखंड की भी हमारी 3 लोकसभा सीटों पर अंतिम चुनाव निश्चित है। दुमका, गोड्डा और रांची, और जो 3 चरणों के चुनाव हमारे राज्य के हुए, उन सभी 11 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति हमारी बनी है। हम लोग लगभग 11 की 11 सीटें, हम लोग अगर एक आध छोड़ दिया जाए तो 11 की 11 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और इन 3 लोकसभा सीटों पर काफी मजबूत स्थिति है और हमें लगता है कि बहुत लंबे अंतर से हम दुमका, राजमहल और गोड्डा की सीट पर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि छठे चरण का मतदान प्रतिशत 65.40 रहा है। मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इस आंकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम सील किए जा चुके हैं। स्ट्रांग रूम त्रिस्तरीय सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उन्होंने ये भी कहा कि छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 67.68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यहाँ पुरुष मतदाता 67.87 और महिला मतदाताओं ने 67.49% मतदान किया है। इस तरह महिलाओं से पुरुष मतदाताओं से 0.38% अधिक मतदान किया और उसी तरह रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 65.36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 4.49 अभी 65.36 लगभग 0.8 ज्यादा हुई। जमशेदपुर में हम लोग को 2019 में 67.19 अभी 67.68 लगभग 0.49% वोटिंग परसेंट ज्यादा हुई। फेज 6 में वोटिंग परसेंट 2019 से थोड़ा ज्यादा ही वोटिंग परसेंट हुई। पोस्टल का जो काउंट हो गया, वो पोस्टल वाला काउंटिंग अभी नहीं होगी। वो आपका काउंटिंग के दिन में ही वो डेटा ऐड होगा। वो मोटामोटी 0.6 से 0.8 के बीच में कोई फिगर इसी फिगर के साथ में ऐड होगा। वो काउंटिंग का डेट में ही फाइनल होगा। अभी इसी का डेटा में कोई फाइनल होगी। आपका कैश शेयर मतलब फिर आइटम से उसका 55 लाख कल हुई थी। उसी हिसाब से आगे 129.01 करोड़ रुपए अभी तक। इधर टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पर लेकर ईडी 3 दिन और पूछताछ करेगी। आपको बता दें, मंत्री आलमगीर आलम की 11 दिन की रिमांड अवधि आज खत्म होने पर पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहयोगी के आवास से 37 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद की थी और जिसके बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार उनसे मामले में पूछताछ कर रही है। इधर झारखंड की राजधानी रांची में मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है। हैरान कर देने वाला इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स एक लड़के को बिल्कुल ही
पास से गोली मार देता है। ये वीडियो विचलित कर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये वीडियो रांची के एक बार का है जिसमें लड़के को गोली मारी गई है जो कि पेशे से डीजे है। वीडियो में नजर आ रहा है कि गोली मारने वाला शख्स सिर्फ निक्कर पहने हुए है और उसके हाथ में राइफल है। बताया यह भी जा रहा है कि चुटिया थाना इलाके में स्थित एक्सट्रीम बार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी डीजे के तौर पर हुई है। पुलिस को रात करीब 1 बजे इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। बताया यह भी जा रहा है कि गोली लगने से घायल युवक को रिम्स ले जाया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने यह कहा कि बार में ग्राहकों और बाउंसरों के बीच झगड़ा हुआ था। इस बात की संभावना है कि किसी ग्राहक ने इस घटना को अंजाम दिया। हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। मामले की जांच जारी है। वहीं हटिया के डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने यह कहा कि आरोपी की पहचान हो गई है, उसकी तलाश की जा रही है। उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है और वो पहले जेल भी जा चुका है। मृतक युवक छपरा का रहने वाला है। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति पर तो भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़ी करती रही है। उसका स्पष्ट प्रमाण है कि पुलिसिंग का भय अपराधियों में नहीं है। और आए दिन यह पुलिस प्रमुख जो वो कहते हैं कि चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग जो दस्ता होता है वो दिखाई देगा, या खासकर रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो लोग स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या व्यापारी जो देर रात तक व्यापार करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। और अपराधी बेखौफ होकर आता है, बंदूक निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरह से गोली मारी गई, तो आप समझ सकते हैं कि हथियारबंद अगर लोग खुलेआम गाड़ी में हथियार लेके घूम रहे हो, कहीं उसकी पुलिस ने चेकिंग नहीं की, तो किस तरह की पुलिसिंग है। अब तो प्रशासन से ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जितनी जल्दी हो इस केस का समाधान हो, अपराधी जेल के भीतर जाए और जो पीड़ित व्यवसायी हैं उनको किस तरह से राहत दी जा सकती है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको पुलिस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। इधर लोहरदगा जिले के अरकोसा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 दिवसीय शिव मंडा पूजा का आयोजन किया गया। शिव मंडा पूजा के लिए उपभोक्ताओं ने 23 मई से ही पूजा और उपवास शुरू कर दिया था। 26 मई की संध्या भोक्ताओं ने निर्जला उपवास रखकर धधकती आग के अंगारे में नंगे पांव चले और आस्था एवं विश्वास का परिचायक बने। वहीं दूर दराज से आए भक्तों ने कहा कि अग्नि में चलना बहुत बड़ी बात है। शिव भक्तों ने आग में चलकर सत्य और आस्था को साबित किया है। आज भी सत्य और शक्ति है। आपको बता दें कि धधकते अंगारे में चलने के बाद भी भक्तों को मानो फूल में चल रहे हों ऐसा महसूस होता है। सोमवार को झूलन और आशीर्वाद स्वरूप फूल प्राप्त किया जाएगा और इस बार 19 भोक्ता और 37 सोखताइन ने पूजा में भाग लिया है। सभी को गांव के पुजारी चंदर सिंह ने पूजा अर्चना कराई। आ रहा है, इसमें शिव जी का महिमा रहता है। पूर्णिमा के दिन यहाँ जो प्रतिष्ठा करने वाले लोग रहते हैं वे लोग उपवास रखते हैं और उसी दिन से वे लोग यहाँ मंदिर में सजे धजे और निर्जला नहीं, आज के दिन ये लोग निर्जला है, उससे पहले ये लोग फल फूल खा के रह रहे हैं। और ये बहुत ही पौराणिक से होते आ रहा है, जन्म जन्म से। कैसा लगा, कैसा महसूस किया? ये तो साक्षात भगवान का दर्शन होने का लोग आग में चले, हाँ। किन्हीं को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हाथ में आग लेके गए। इसे हम भगवान की महिमा कहेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि भगवान का अदृश्य महिमा देख के। और इस पर्व में हर साल सभी को आना चाहिए और देखकर एंजॉय लेना चाहिए और कुछ सीख सीखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सभी लोग को यहाँ पे आना चाहिए और हिंदुत्व लोगों को जागृत होना चाहिए कि ये सब क्या होता है, ये हमारे सनातन धर्म में जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंसी है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोहरदगा से। चलिए अब एक नजर बिहार की खबरों पर डालते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर लोकसभा क्षेत्र के दावथ में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को जीत दिलाने का आग्रह लोगों से किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिथिलेश तिवारी को वोट दीजिए। साथ ही ये भी कहा कि 2014 में मोदी जी आए और ये भी कहा था कि गाँव-गाँव बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मोदी जी ने कहा है कि बिजली बिल को 0 पहुंचाएंगे, इसीलिए
ताकत चाहिए। 1990 से 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली लालू जी के राज में, जबकि नीतीश जी के राज में 2010 से 2020 तक 5,78,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने जो 10 लाख नौकरी का वादा किया है, 2025 के चुनाव के पहले हम एक नियुक्ति भरकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे और इसीलिए मजबूत सरकार चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि आपको पता है कि मिथिलेश तिवारी को जिताइएगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लालटेनिया को जिताइएगा तो कौन प्रधानमंत्री होगा। कोई कहता है कि केजरीवाल, तो कोई हेमंत सोरेन, तो कोई ममता दीदी को प्रधानमंत्री बना रहा है, लेकिन जैसे ही मिथिलेश तिवारी को जिताइएगा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया। उसके पहले अंग्रेजों ने भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले मुगलों ने 400 वर्षों तक लूटा और उसके पहले मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत को लूटा। और इस भारत की कल्पना आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने किया था साहब। और पंडित चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत का, और भारत की कल्पना को सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित करने का काम किया। हम लोगों के इतिहास के पन्ने में हम पढ़ते रहे, ये हमारा स्वर्णिम काल रहा, लेकिन स्वर्णिम काल जो हमारा सोने की चिड़िया थी, उस चिड़िया को कभी मुगलों ने लूटा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मधुबनी से इंडिया गठबंधन आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी बीजेपी से मिलकर काम कर रही है। फातमी ने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार को जब 3 चरणों के बाद इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की नीयत से ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। खासकर यहाँ मुकाबला काफी नजदीक है, वहां उन्होंने उम्मीदवार दिए और सेक्युलर ताकतों को कमजोर किया। और इन्होंने सबके साथ मरोवत नहीं किया, मेरे साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कहीं न कहीं, और दुनिया समझ गई है आप, और इनका विरोध खुद हैदराबाद के अंदर होने लगा। जब वो आंध्रा का चुनाव लड़ते हैं तो हैदराबाद तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़ा करवा लेते हैं ताकि जितना भी मुस्लिम वोट है उससे वो चुनाव जीत जाए। बिहार से खबर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से, जहां इंडिया गठबंधन और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पालीगंज में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि मोदी जी ने ये कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी मिली है क्या? दूसरा वादा उन्होंने किया कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। किसानों को कहा गया कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा, महंगाई कम करेंगे। गरीबों को कहा गया कि पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन एक भी वादा 10 वर्षों में पूरा नहीं किया गया। वहीं आप देखिए, सबसे ज्यादा किसी को ठगने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री ने इन 10 वर्षों में, तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कहा गया कि उनको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। इन 10 वर्षों में वो 20 करोड़ होता है। किसी को नौकरी मिली है क्या? दूसरा वादा उन्होंने किया कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसानों को कहा गया इनकी आय दुगनी की जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा, महंगाई कम करेंगे। गरीबों को कहा गया कि पक्का मकान देंगे, लेकिन एक भी वादा इन 10 वर्षों में उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। वहीं आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया है इस देश के प्रधानमंत्री ने इन 10 वर्षों में, तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। बिहार की जो एक समस्या है बेरोजगारी और पलायन, इसके लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाई जाएंगी और उसी की चीनी से प्रधानमंत्री चाय पीना चाहते। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया।
एक योजना लेके आए हैं, अग्निवीर योजना। बताइए, 18 वर्ष का हमारा नौजवान भाई देश की सेवा करने जाएगा और जब उसकी उम्र 22 साल की होगी तो उसको रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना अपने आप में कठिन काम है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अरवल जिला की डीएम वर्षा सिंह और मथिली ठाकुर ने आने वाले 1 जून को 7वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मगही लोकगीत गाकर अरवल में रिकॉर्ड मतदान करने के लिए पहल की। बाप और बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। हर घर में बेटी लक्ष्मी मानी जाती है। पिता बेटी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है, लेकिन कई बार कुछ हैवान इस पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देते हैं। अपनी हवस का आग मिटाने के लिए अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार जैसे जघन्य वारदातों को अंजाम दे बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला किशनगंज जिले के दिघल बैंक का शर्मनाक घटना सामने आई, जहां बाप ने बेटी को बाजार ले जाने के नाम पर नदी के किनारे बलात्कार कर बेटी को छोड़कर फरार हो गया। अंतर्गत आज पचीगच्छी गांव में एक 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ उसी के पिता के द्वारा रेप की घटना अंजाम दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में लड़की को हम लोगों ने तुरंत बरामद करते हुए उसकी मां के साथ हम लोगों ने महिला थाना को सुपुर्द किया है और महिला थाना के सहयोग से उसकी चिकित्सीय जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ उसका बयान दर्ज कराया जा रहा है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और जो भी जिसके ऊपर आरोप है उसको पकड़ने के लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। चूँकि वो अभियुक्त का घर यानी कि और पीड़िता दोनों का घर जो है वो नेपाल के बहुत बॉर्डर के नज़दीक है, तो ऐसा पता चला है कि अभियुक्त जो है नेपाल जो है बॉर्डर के अंदर है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार समन्वय स्थापित कर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उसे गिरफ्तार करने में सफल होंगे। और बाकी आगे जो है लड़की के मां का बयान दर्ज करके और विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे। कब की घटना है सर ये? आज ही मामला प्रकाश में आया है। छत्तीसगढ़ से है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विवाह के 33वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री निवास में सपत्नीक पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में सहपत्नी पूजा अर्चना कर इष्ट देव से आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से नक्सली मुठभेड़ को लेकर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस के नजरिए की आलोचना करते हुए प्रस्तुत आंकड़ों और तथ्यों के जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से लिखे गए पत्र को कोरी राजनीतिक जुमलेबाजी करार दिया है। वहीं श्रीवास्तव ने दो टूक कहा कि शांति और भरोसे की बात कम से कम कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष बैज ना ही करें तो बेहतर है। सामंतवादी सोच के साथ बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या करके कांग्रेस ने आदिवासियों का जो विश्वास तोड़ा था, बस्तर की अधिकांश समस्या की जड़ में कांग्रेस के ऐसे ही अनेक कृत्य हैं। इधर नक्सली हिंसा का शिकार हुए परिवार के लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलने के मामले को लेकर राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार ने पुनर्वास नीति बना दी है, लेकिन उसका लाभ नक्सल पीड़ित परिवारों को नहीं मिल रहा है। वर्षों बीत जाने के बाद भी आवास के लिए भटकना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने पुनर्वास नीति में भेदभाव का आरोप लगाया। नक्सली हिंसा के शिकार हुए परिवारों के सुरक्षित व्यवस्थापन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वास नीति बनाई गई है। इस पुनर्वास नीति के तहत नक्सल पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, शासकीय नौकरी, छात्रवृत्ति और आवास सहित कई सुविधाएं दी जानी है। अविभाजित राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर डोंगरगढ़ क्षेत्र में नक्सली हिंसा का शिकार हुए परिवार के लोगों को पुनर्वास नीति से नौकरी और आर्थिक सहायता तो मिल गई, लेकिन वो अपने आवास के लिए 17-18 सालों से भटक रहे हैं, लेकिन अब उन्हें आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक रमन सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान रमन सिंह ने अपने निवास कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 4 जून को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की मतगणना होगी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे अच्छे वोटों से विजयी होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की पूरी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में 400 से ज्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी मिलकर जीतेंगे। आज एक राजनांदगांव जिले में सोमनी के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राकृतिक चिकित्सा, योग के मिलाजुला चिकित्सालय सोमनी के ब्लिस होटल में प्रारंभ हुआ और दुर्ग और राजनांदगांव के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। विजय बघेल जी, संतोष पांडे जी, हमारे दोनों सांसद और जिला की हमारी पूरी टीम, जिलाध्यक्ष और योगा से, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे। एक हॉस्पिटल के साथ 50 बेड का हॉस्पिटल योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित ये प्रारंभ हो रहा है राजनांदगांव सोमनी से। उसकी आज विधिवत। चलिए, स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।